प्रिय मित्रों, ज्ञान प्रभा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के तृतीय पाठ हिमालय की बेटियां का वाचन करेंगे। हिमालय की बेटियां इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। इनका जन्म 30 जून 1911 को हुआ था तथा इनका देहांत 5 नवंबर 1998 को हुआ था। आइए पाठ का वाचन करते हैं। इस पाठ को ध्यान से सुनिएगा तथा बाद में इसके वाचन का प्रयास कीजिएगा। आप यथासंभव आवश्यकता अनुसार पाठ के वाचन को बीच बीच में पॉज कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आइए पाठ का वाचन करते हैं। हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघ दूत से कहा था, वेत्रवती, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालीलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु
माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हमें प्रेयसी की भावना करे तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया। तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला चरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुप चाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। आइए नागार्जुन जी के विषय में कुछ जानते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। वे शुरुआती दिनों में यात्री उपनाम से भी रचनाएं लिखते रहे। काशी में रहते हुए उन्होंने वैदेह उपनाम से भी कविताएं लिखी थी। सन 1936 में सिंघल में विद्यालंकार परिवेड़ में ही नागार्जुन नाम ग्रहण किया। आरंभ में उनकी हिंदी कविताएं भी यात्री नाम से ही छपी थी। वस्तुतः कुछ मित्रों के आग्रह पर 1941 ईस्वी के बाद उन्होंने हिंदी में नागार्जुन के अलावा किसी नाम से न लिखने का निर्णय लिया था। नागार्जुन एक कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, मैथिली के श्रेष्ठ कवियों में जाने जाते हैं। उनकी कविताओं में भारतीय जनजीवन की विभिन्न छवियां अपना रूप लेकर प्रकट हुई हैं। नागार्जुन एक घुमंतु व्यक्ति थे। वे कहीं भी टिक कर नहीं रहते थे। वस्तुतः उन्हें यह गुण अपने पिता से मिला था। इनके पिता इन्हें अपने कंधे पर बिठाकर एक गांव से दूसरे गांव, एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के यहाँ मिलने के लिए जाया करते थे। यही इनका स्वभाव बन गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। कविता संग्रह युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, उपन्यास रतिनाथ की चाची, बालचनमा, नई पौध, संस्मरण, एक व्यक्ति एक युग, कहानी संग्रह, आसमान में चंदा तैरे, बाल साहित्य, कथा मंजरी भाग 1, कथा मंजरी भाग 2, मर्यादा पुरुषोत्तम राम इत्यादि। इन्होंने हिंदी के साथ साथ मैथिली एवं बंगला में भी लेखन कार्य किया है। इस पाठ की व्याख्या के साथ हम अगले अंक में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।